से जानना चाहूंगी, जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने आपको बुलाया था, फिर आपने बताया बाद में कि किस तरीके से अपमान हुआ आपका, वो क्या इंसिडेंट क्या था पूरा? उनका अब जो नहीं है, मतलब उनका वो जो विजनरी। आइडियोलॉजी था ना, वो वाकई बहुत बढ़िया था हम्म। और मैं उनकी आइडियोलॉजी से सच में बहुत प्रभावित हुई थी। ना था समाज के प्रति, नहीं, मतलब समाज मतलब आप सामाजिक कार्य से आई हैं और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो आपको राजनीति के लिए माइंड सेट करके आना पड़ेगा। समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप एक समाज सेविका हैं, आप भी एक समाज के लिए काम कर रही हैं। अलग कुछ नहीं हुआ, उनकी अपनी सोच थी उस वक्त। उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे लगा, और आपको फील हो रहा है कि वो जल्दी से खाना पूर्ति कर रहा है आपसे मीटिंग करके, या उसको लग रहा है कि यार जल्दी। और देखिए, बार मुझे लगा कि राजनीति में दो बातें हैं, चापलूसी करो, पैसा हो या गलत रास्ता हो, बनूंगी किसी की बात आप तक पहुंचाने के लिए ना, आप सुनने को तैयार नहीं हो तो फायदा क्या है? फिर ऐसी राजनीति मुझे समझ नहीं आती है। और प्रशांत, पीरियड शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। तो जिस दिन तुम इस बात पर गर्व करोगे कि तुमको पीरियड्स आता है ना, कि प्रोस्टिट्यूशन एक औरत के लिए सबसे दर्दनाक स्टेट है। दुनिया की कोई भी औरत अपने शरीर को खुशी से नहीं बेचना चाहती है। नहीं सड़ता है। अब बाल धो के देख लो, और भगवान के मंदिर भी चल जाओ तो भगवान ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं तुमको पीरियड्स आए तुम मेरे पास मत आओ। और एक चीज, औरतें अल्टीमेटली शरीर दो ही स्थिति में बेचने को तैयार होती हैं, या तो उनके साथ आप जबरन कर लें, या तो फिर उनका बच्चा उनके से। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन को सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। एक इंसिडेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने आपको बुलाया था, फिर आपने बताया बाद में किस तरीके से अपमान हुआ आपका, वो क्या इंसिडेंट क्या था पूरा? देखिए, अपमान आप उसको नहीं कह सकते। होता क्या है ना कि हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, सोच होती है। प्रशांत किशोर जी बहुत ही विजनरी नेता थे, मतलब थे इन द सेंस कि पिछले चुनाव की बात मैं कर रही हूँ। बहुत उनका जो आइडियोलॉजी था ना, वो वाकई बहुत बढ़िया था और मैं उनकी आइडियोलॉजी से सच में बहुत प्रभावित हुई थी। उनकी टीम लगातार मुझसे संपर्क में बनी थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद कुछ पढ़े लिखे लोगों का एसोसिएशन तैयार होगा तो कुछ बदलाव आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है ना कि जब आप राजनीति करने आए हैं तो आप एरोगेंट नहीं हो सकते। और जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपको सबको सुनना होता है। सही बात है ना? तो मैं वहां गई, जब मैंने बातचीत किया, मुझे लगा कि मेरे लिए वहां पे कुछ था नहीं। मैं सामाजिक महिला हूँ, मैं समाज के लिए काम करती हूँ। और उन्होंने एक बात कही कि हम तो विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, तो समाज इस काम का तो हमारे पास कोई ये नहीं, आप अपना माइंड सेट करिए तो फिर हम लोग राजनीति में आएंगे। तो क्या मतलब उनका क्या कहना था समाज के प्रति? मतलब समाज मतलब आप सामाजिक कार्य से आई हैं और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो आपको राजनीति के लिए माइंड सेट करके आना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे। तो ये कैसे अलग हो गया? जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटिशियंस हैं वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप एक समाज सेविका हैं, आप भी एक समाज के लिए काम कर रही हैं, तो फिर अलग कैसे हो गया? तो अलग कुछ नहीं हुआ, उनकी अपनी सोच थी उस वक्त। उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे लगा। और देखिए, जब कोई राजनेता बात कर रहा है और आपको फील हो रहा है कि वो जल्दी से खाना पूर्ति कर रहा है आपसे मीटिंग करके, या उसको लग रहा है कि यार जल्दी। और देखिए, आइडियोलॉजी का अच्छा होना और जमीन पर उस आइडियोलॉजी के साथ उतरना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो जिस तरीके से उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उसका नतीजा आपको दिखा भी होगा। हालांकि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे एरिया से केसी सिन्हा खड़े हुए थे, मैंने उन्हीं को वोट किया। मैंने उनको वोट किया। मैंने वोट इसलिए उनको नहीं किया कि उनकी पार्टी से थे, मैंने वोट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे आदमी को उम्मीदवार बनाया। मेरा भी उनके पास जाने का वही मकसद था, लेकिन हमारी बात बनी नहीं। मुझे उनकी एरोगेंसी थोड़ी सी अटपटी लगी, तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, कि मुझे लगा कि नहीं। तो राजनीति मुझे लगा कि मेरा कप ऑफ टी शायद नहीं है। मैंने 2 बार प्रयास किया और दोनों बार मुझे लगा कि राजनीति में 2 बातें हैं, चापलूसी करो, पैसा हो या गलत रास्ता हो, ये 3 तरीका। लेकिन आपको इंटरेस्ट तो है ना? बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, बड़ा इंटरेस्ट है, बट मुझे वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एक्सप्लॉइट हो जाऊं। और मैं जी हुजूर वाली राजनीति मेरे से नहीं हो पाएगी। तो मुझे जनता की सेवा वाला जो राजनीति है वो आप कर सकते हो। जनता की जो जेन्युइन आवाज है वो तो अपने अपर लेवल तक पहुंचाऊंगी ना। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो तो मैं आपके
फिर मैं कौन हूँ, प्रतिनिधि क्यों बनूंगी मैं किसी की बात आप तक पहुंचाने के लिए? ना आप सुनने को तैयार नहीं हो तो फायदा क्या है? फिर ऐसी राजनीति मुझे समझ नहीं आती है। और प्रशांत किशोर जी मेरे बड़े फेवरेट थे, मैं बहुत पसंद करती थी उनको, लेकिन मेरी मुलाकात उस दिन जो उनसे हुई ना, उसके बाद वो जो एक छवि थी उनकी, वो मैं शायद वो चेंज हो गई। हाँ, उसके बाद से मैं फिर साइड हो गई। मैंने फिर जरूरी भी नहीं समझा कभी उनके। कभी ऐसा इन फ्यूचर आया कि विधानसभा चुनाव लड़ना हो या ऐसा कुछ चुनाव लड़ने के लिए कुछ प्लानिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा प्लानिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि राजनीति में 3 चीजों की जरूरत है। पैसे की, और बहुत ज्यादा अगर आप मुखर हैं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। चापलूसी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, या फिर आप अपने कैरेक्टर को मैनेजेबल बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, कहीं अच्छा कहीं बुरा बनिए। बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। वो तीनों में से कोई भी चीज मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर समय आएगा तो सोचा जाए, देखा जाएगा। अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं राजनीति पसंद नहीं करती। मैं राजनीति बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अच्छी राजनीति पसंद करती हूँ। तो जब भी मौका मिलेगा, हो सकता है मेरे लिए भी कुछ सोच रखा हो ऊपर वाले। अच्छा, मैंने सोचा था अभी कि अब मैं आगे और पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं करूंगी, लेकिन एक लास्ट सवाल है कि जैसे आपने कहा कि दल बदलने वाला चीज, तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति को कैसे देख रही हैं? जैसे वो उन्होंने कई सारे दल बदला है, पहले एनडीए, फिर देखिए, नीतीश कुमार ने दल नहीं बदला है। मैं नीतीश कुमार की राजनीति, मैं नीतीश कुमार की बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार बिहार में तब आए थे जब बिहार के पास कुछ नहीं था। आप नीतीश कुमार को उनके कुछ डिसीजंस के लिए गलत बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बिहार को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आज की तारीख में एक अलग मुद्दा है, उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो जमीनी स्तर पे थे, बदलाव के लिए थे। नीतीश कुमार ने गठबंधन अपना इसलिए बदला 2 बार। एक बार वो ज्यादातर टाइम वो बीजेपी के साथ सरकार में रहे, कुछ समय के लिए वो राजद के साथ गए। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि वो दल बदल की राजनीति थी। लेकिन उनको तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि दल बदल के नाम से आप कुछ देखिए, बोलने को तो आप किसी को कुछ भी गाली बोलने को तो आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, लेकिन आप सोचिए उनकी परिस्थिति ऐसी हुई होगी। जिस समय उनका जो विजन था वो ये था कि मैं एक सेक्युलर नेता हूँ, तो वो एंटी बीजेपी बात कर रहे थे। फिर उनको लगा कि देखिए, बिहार को चलाना ज्यादा जरूरी था कंपैरेटिवली ये सोचने के कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं या राजद के साथ जा रहे हैं। तो उनको उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी थी, तो उन्होंने वो गए। लेकिन मैं पर्सनली मानती हूँ कि नीतीश कुमार को किसी के साथ नहीं जाना चाहिए था। नीतीश कुमार पूरे इंडिया में सिंगल ऐसे नेता थे जो अगर अपने राजनीति पे फोकस होते तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे अंदाज में बात करते थे, उनका तरीका बहुत बढ़िया था, उन्होंने डिसीजंस लेने की उनमें कैपेसिटी थी। तो वो उनको ना राजद के साथ जाना था ना बीजेपी के, उनको अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। उन्होंने अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही रखा, कभी भी नेशनल पार्टी नहीं बनने दिया। इसमें कहीं ना कहीं उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ जो भी रहा हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि उनको अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा समय देना चाहिए था कंपैरेटिवली ये गठबंधन से सरकार बनाने की। ये मेरा व्यक्तिगत उनके लिए। अब तो खैर वो राज्यसभा भी जा रहे हैं। अब तो खैर उनके देखिए, अब वो जा रहे हैं, अब वो कहीं जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब उनको राज्यसभा भी क्यों जाना था, वो उनकी इच्छा थी शायद। अब रिटायरमेंट का समय सच में आ गया, और कोई भी आदमी कितने दिन काम करेगा? जितना कर दिया वो आदमी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी ऑल शुड रेस्पेक्ट नीतीश कुमार। गाली देना, हम सबको गाली देते हैं, हम जनता है भाई, हमें तो जो पसंद नहीं आएगा हम गाली देंगे, तो हम नीतीश कुमार को भी देते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को एज अ मुख्यमंत्री आप नकार नहीं सकते। अब जैसे पॉलिटिकल के बारे में हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, वापस से विमेन पे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है महिलाओं में हेल्थ और हाइजीन को लेकर जागरूकता की सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, जागरूकता की कमी इसलिए है क्योंकि शर्म है।
क्योंकि हेजिटेशन है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बात कर रहे हैं तो उन्हें तो बचपन से ये सिखाया गया है ना कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना है, किसी को बताना ही नहीं है। तो जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं तो शुरू के 1 घंटे तो हमें यही भूमिका बनाने में लग जाता है कि हमें बात क्यों करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो खुलती हैं और एक बार जब वो खुल जाती हैं तो उनकी सारी चीजें वो सामने रख देती हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब आप महिलाओं से बात करते हैं ना तो सिर्फ हाइजीन नहीं आता है, सिर्फ हेल्थ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है उसमें। एक घटना हमारे सामने आई थी कि एक महिला जिसको कि ब्रेस्ट में गांठ था, ब्रेस्ट छोटा कैंसर नहीं था, उसको छोटे छोटे गांठ थे उसमें। तो हम वहां सेशन कर रहे, ये सीतामढ़ी की घटना में बता रही हूँ आपको। तो हम वहां पे कर रहे थे, वो हमारे पास आई और आफ्टर द प्रोग्राम वो हमसे मिली और उसने हमें बताया कि मैडम हमको ऐसे ऐसे, हम लोग जब बात कर रहे थे बात के दौरान हमने कह दिया कि अगर आपके छाती में गांठ हो तो आप प्लीज उसको चेक करो, खुद से चेक करके देखो, तो सेल्फ स्क्रीनिंग करो। अब उसको समझ आया, वो आई तो उसने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैं और पल्लवी खड़े थे, तो हम लोगों ने बोला तो दिक्कत क्या है, दिखाते क्यों नहीं हो? तो बोली कि मैडम मेरा हस्बैंड बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे इन फालतू बीमारियों के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड भी मतलब इसका मतलब अवेयर नहीं था। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी बीवी को क्या हो रहा है। उसने साफ मना कर दिया उसको पैसे देने से। और वो औरत इतना अंदर से डर गई थी हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद, उसको लगा कि मुझे कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने बताया होगा कि कैंसर भी होता है, बहुत सारे गिल्टी कैंसरस भी होते हैं। फिर वो हमारे पास, अब वो लगातार परेशान, फिर हम लोगों ने खुद पैसे देकर उसको सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में भेजा, वहां डॉक्टर से उसको दिखाया, क्योंकि उस गांठ का असर उसके पीरियड्स पे हो रहा था। तो सब कुछ तो एक दूसरे से जुड़ा होता है। फिर उसको काफी पेन भी होता था उसमें। फिर हम लोगों ने उसका पूरा प्रॉपर ये कराया, बताया उनको। उसके बाद जाकर कहीं उसको ये, हालांकि उसको कैंसर नहीं निकला, फिर उसकी दवाई से वो ठीक हुई। तो इस तरह की कहानियां आई। एक कहानी हमारे सामने आई कि एक लड़की की शादी हुई, उसको पीरियड्स नहीं आता था, माँ बाप ने छुपाकर शादी कर दी। फिर अब उसको बच्चा नहीं हो रहा है। 2 साल के अंदर उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया। उसके बाद उस मर्द की दूसरी शादी करा दी गई। तो उस लड़की को नहीं, उसके बाद उसको पीरियड्स आ गया, क्योंकि 16 साल की लड़की थी, पीरियड्स नहीं आ रहा था और 17-18 में उसको आ गया। कभी-कभी लेट भी स्टार्ट होते हैं बट उसको नहीं रखा और उसको भगा दिया गया कि नहीं तुम जाओ, तुम बांझ हो। फिर उसकी दूसरी शादी कराई गई, तो उसको उससे भी बच्चा नहीं हुआ और इससे भी बच्चा। उसके बाद क्या हुआ कि जो हम लोग सेशन ले रहे थे, तो हमने एक जीविका के साथ हम सेशन ले रहे थे। तो जीविका दीदी जो थी, उसने उसको जाके बोला, उसकी दूसरी वाली पत्नी को, कि एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास इसको लेके जाओ, हस्बैंड को लेके जाओ। और जब हस्बैंड को लेके गया तो पता चला प्रॉब्लम उसमें, हस्बैंड में है। 2 औरतों की जिंदगी खराब। मजेदार ये हुआ कि उसको दूसरी वाली से भी बच्चा हुआ और वो पहली वाली के पास आया तो वो भी प्रेग्नेंट रह गई। मतलब 2 जिंदगी बर्बाद हो गई। अवेयरनेस, ये बार बार जब अवेयरनेस की बात करते तो ये सब होता है, अजीब तरह की परेशानी होती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं स्वास्थ्य के बारे में जाने, वो बात करें। बात करना बहुत जरूरी। अच्छा, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती होंगी तो वहाँ अगर पीरियड्स के बारे में या मैरिटल रेप के बारे में या कोई और चीजों के बारे में बताती होंगी तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता होगा। लाइक लोग बोलने के लिए रेडी नहीं होते होंगे, नहीं, वो ओपनली नहीं बात कर पाते होंगे। एकदम उल्टा है मेरा अनुभव। उल्टा है? हाँ। ग्रामीण महिलाएं अगर आपसे एक बार बात करना शुरू कर देती हैं तो सारी बातें करती हैं। शहरों की महिलाएं ज्यादा छुपाती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये उनके स्टेटस के खिलाफ है कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करें। लड़कियों को लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि मुझे ये पता नहीं है। लेकिन गांव में एक बार अगर आप उससे कनेक्ट कर गए, आपका लैंग्वेज उसके लैंग्वेज से कनेक्ट कर गया, आपने अपनी कहानी उसकी कहानी से जोड़ दी,
उसके बाद आपको सब कुछ सुनने को मिल जाएगा और वो आपकी एक एक बात को सुनेगी, एक एक बात समझेगी आपकी। इस पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि मैं एक औरत से मिली थी, 50 साल के आसपास की थी, मेनोपॉज में थी वो। तो मेनोपॉज पर बात करना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। हमारे यहाँ मेनोपॉज वाली जो औरतें हैं, ज्यादातर औरतें दादी और नानी बन जाती हैं, तो उन्हें बुजुर्ग की श्रेणी में रख देते हैं। हाँ। अब क्या होता है, ना वो औरत है और ना वो बूढ़ी है, वो बीच में है। हाँ। उस समय उसके अंदर इतना बदलाव हो रहा होता है, उसकी झुर्रियां पड़ रही होती हैं, उसके गड्ढे हो रहे होते हैं, उसको मिलाजमा हो रहा होता है, उसका स्क्रीन वो श्रिंक कर रहा होता है, उसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो रही होती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। ऐसे में वो चिड़चिड़ी होती है, उसको गुस्सा आता है, उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उसको घुटने का दर्द, और उसके बाद फिर अगर पीरियड्स आ गए तो उसका अलग चिड़चिड़ापन। हाँ। तो अब क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में वो औरत एकदम से अलग तरीके से वियर्ड बिहेव करती है, बहुत झगड़ा करेगी, गुस्सा करेगी, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं निकालने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि परेशानी उन औरतों का घर में इमेज क्या होता है कि बहुत बदमाश है। इसीलिए आप अक्सर देखिएगा कि लोग, हमारी सास बहुत बदमाश है। अरे वो बदमाश नहीं है, वो उस पेज से गुजर रही है। जब तुम आओगे ना तो गुजरो। एक औरत हमसे मिली, उसने बताया कि मैडम हमको तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया और मेरा तो समझिए कि आता है फिर पीरियड्स नहीं आता है, ऐसे होता है, और हम ना बहुत अजीब से कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, सबको लगा हमको भूत पकड़ लिया है, हमको ले गया, हमको पूरा झड़वाया उड़वाया सब किया। और उसके बाद फिर उसके हस्बैंड को बुलवाया हमने कि क्या दिक्कत है। तो जब वो बोला कि मैडम बहुत झगड़ा करती है, मैडम वो घर का माहौल खराब कर देती है, फिर जब उसके हस्बैंड को समझाए कि देखिए आप इनको सपोर्ट करिए, ये समय है जब आपकी जरूरत है। अब आपकी पत्नी ना, और अभी पीरियड्स खत्म होने वाला है और ये बूढ़ी भी नहीं हुई, तो बहुत कुछ बदल रहा है। किसी को बूढ़ा होना अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज उनके अंदर गुस्से के रूप में आ रहा है। और लाइक एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता सोसाइटी की तरफ से। लाइक ऐसा रहता है कि अरे वो तो बूढ़ी हो गई तो उनका तो पीरियड्स खत्म हो गया होगा ना। तो और बाद में जब पता चलता है कि नहीं उनको अभी भी पीरियड्स आता है, तो ओ अभी भी पीरियड्स आता है, वो उनका ऐसा रिएक्शन। और वो इतना लोग अलग से करते। फिर जाकर उसका, जब हमने उनका सोशल काउंसलिंग किया और फिर जब दोबारा 2 साल बाद उस औरत से मिले, वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। तो बात नहीं होना, क्योंकि जैसे आप ना जब जवान है तो आप खूबसूरती की बात करोगे, सेक्स की बात करोगे, शादी की बात करोगे, सब करोगे। जैसे ही मैं 50 साल की हो जाऊंगी, आप मुझसे परहेज करने लगोगे, अरे उनको कैसे बता दें, उनसे कैसे बात कर ले। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात कर सकती हूँ, बट आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आती है, और ये सिर्फ एक ही कारण है कि हम बात नहीं करते। बात करनी चाहिए, हर विषय पे बात करो। इसीलिए तो ये बताइए, जैसे पीरियड्स को लेकर भी कई सारे मिथ्स हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, एंटर नहीं करना चाहिए, लड़कियों को एकदम इम्प्योर घोषित कर दिया जाता है कि नहीं तुमको तो मंदिर में रखा एक सामान टच नहीं करना है, ऐसा हो जाता है, हेयर वॉश नहीं करना है। तो इन सारे मिथ्स को कैसे देखती हैं आप? देखिए, एक तो ये सारे मिथ्स ही हैं, ये बिल्कुल ही बकवास मिथ्स हैं। पीरियड्स में बाल नहीं धोना चाहिए, क्यों? अब ये कहानी ऐसी नहीं है कि मैं इसको गलत बोल रही हूँ। होता क्या था ना कि पहले, जब आज से 50 साल पहले जो महिलाएं होती थी, वहां नल नहीं होता था, टैप वाटर नहीं होता था, वहां पे टंकी का पानी नहीं होता था, वो कुआं पे नहाती थी। और पहले की औरतें अंधेरे मुंह नहाती थी। तो जब उस वक्त नहाती थी तो कहते थे कि ठंडा पानी यहाँ डालोगे तो जो स्लो हो जाएगा पीरियड्स। ये बात तब के लिए थी, अभी के लिए नहीं। अभी तो भाई हमारे पास तो गर्म पानी पूरा टाइम, तो टंकी में गर्म पानी आता रहता है, तो अभी नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने उसी चीज को कंटिन्यू रखा है। हमारी दादी नानी तो वही देख कर आई, अब वो तो कॉलेज गई नहीं कि उनको पता हो, तो वो मिथ साथ साथ चले आए। और लड़कियों ने भी उस मिथ को सही मान लिया, क्योंकि माँ ने बोला कि अचार नहीं छूना है, अचार सड़ जाता है, बाल नहीं धोना है, तो बताया गया कि भगवान का दिया बुझ जाता है, फलाना पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो ये सब चीजें उस समय की आ तो गई, लेकिन साइंटिफिकली किसी ने उसको गलत साबित नहीं किया। अब मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करना, ये चीजों को जब धर्म किसी चीज में आ जाता है ना, तो डर भी साथ में आता है। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब मिथक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पीरियड से जुड़ा हुआ
कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं करने वाला है। अचार छू के देख लो, नहीं सड़ता नहीं है, सड़ता है। और बाल धो के देख लो, और कुछ नहीं भगवान के होता। मंदिर में चल जाओ तो भगवान ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं तुमको पीरियड्स आए तुम मेरे पास मत और आओ। एक चीज बताइए, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि भगवान ने ही पीरियड्स दिया, अगर आप भगवान को मानते हो हाँ, तो पीरियड्स तो भगवान ने दिया। नहीं दिया। और अगर पीरियड्स नहीं छूत होता तो फिर जब हम छूने की बात करते तब तो हमें पीरियड्स पर्व के समय नहीं आना चाहिए था। हाँ, फिर पर्व के समय क्यों आ जाता है? वो तो डेट है भाई, फर्टिलिटी डेट है वो। भगवान की डिक्शनरी जो है बहुत भर गई, मैं उसने डेट दे दिया कि ये लो, तुम इतने से इतने साल तक कभी भी माँ बन सकती हो, ये तुमको सिम्टम्स दिया मैंने, है ना। ये अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो भगवान ने जब सृजनकर्ता बनाया तो भगवान ने पीरियड्स को अछूत कैसे बना दिया? तो ये सब देखिए, हम जितनी भी चीजें दुनियादारी में करते हैं वो सब हमारी बनाई हुई हैं। भगवान ने कुछ नहीं बनाया, भगवान ने सिर्फ दो लोग बनाए, एक पुरुष और एक स्त्री। इफ यू बिलीव कि भगवान है तो, और बाकी सब हमने बनाया है। पुरुष और स्त्री दो नंगे लोग आए थे दुनिया में, कपड़े भी नहीं थे तब हमारे पास, और उसके बाद दुनिया चल रही है, और फिर वो हमारे ही मिलन से दुनिया चलती है। और पीरियड्स क्या है? पीरियड्स इसलिए क्योंकि हम माँ बने। पुरुष की भागीदारी, तो और भी हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए भगवान को कि भगवान ने ये चीज दिया है औरतों में कि तुम्हें पीरियड्स आया, तुम माँ बनो, तुम समाज को और आगे बढ़ाओ, तुम मतलब क्या उसको मैं बोलूंगी, मैं जब बोलती हूँ मेरा स्लोगन ही है, पीरियड शर्म का नहीं गर्व का विषय है। तो जिस दिन तुम इस बात पर गर्व करोगे कि तुमको पीरियड्स आता है ना, अब मैं गाँव में जाती हूँ तो मुझे महिलाएं बोलती हैं कि मैडम मेरी तो 5 बेटी है, मुझे तो इतना मारा पीटा जाता है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारे साथ तो बहुत खराब होता है। तब मैं उनको बताती हूँ कि क्या बेटी पैदा करने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो या तुम्हारा पति रिस्पॉन्सिबल है, ये तुमको पता है? तो नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको तो लगता है खुद ही को जिम्मेदार मान। हाँ। तो मैंने बोला ना तुम बेटी के लिए जिम्मेदार हो ना तुम बेटा के लिए जिम्मेदार हो। बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे पति के कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, तो तुम ये जानती हो? तो नहीं मैडम, कौन बताएगा? तो हम क्या बोले ना कि जब हम नहीं जानते हैं तब हम गलत जानते हैं, और हम सही जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कोई सही बताता नहीं है। और जिस दिन सही जान जाते हैं फिर हमें कोई रोक नहीं पाता। इसलिए समाज बदला है, क्योंकि लोगों को देखिए, सोशल मीडिया की सबसे गंदी चीज यही थी कि उसने सब कुछ परोस दिया। सोशल मीडिया में अगर कोई रेगुलेटिंग बॉडी होता जो ये बता देता कि ये वाली इंफॉर्मेशन सही है तो इतना हंगामा नहीं होता। तो वो चीज है, देखते तो हम इसी से हैं। तो मतलब आप और आपके टीम जो है, जितने भी मेंबर्स हैं आपकी टीम में, वो मतलब इस चीज को भी लेकर जागरूकता फैलाती है लोगों में, राइट? तो फिर ये भी बताइए कि जैसे आप प्रोस्टिट्यूशन को कैसे देखती हैं? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन एक औरत के लिए सबसे दर्दनाक स्टेट है। दुनिया की कोई भी औरत अपने शरीर को खुशी से नहीं बेचना चाहती है। ये पता नहीं ये कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ औरतों को इतना दबा दिया गया कि उसको अपना शरीर बेचना पड़ा, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज को जितनी जल्दी जैसे भी हो समाज में इस पे रोक होना चाहिए। और उन महिलाओं के लिए जो इस धंधे में गलती से किसी भी तरीके से आ गई हैं, उनके लिए सरकार को, संस्थाओं को आगे आना चाहिए। आप लोग कुछ कर रही हैं ऐसे? देखिए, हमने तो अभी तक नहीं इस विषय पे काम किया, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निकालने के बाद फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेल दिया जाता है। मैंने ऐसे भी कई कहानियां सुनी, तो अफसोस है इस बात का। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक है, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे। और हाँ, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि औरतें अल्टीमेटली शरीर दो ही स्थिति में बेचने को तैयार होती हैं, या तो उनके साथ आप जबरन कर लें, या तो फिर उनका बच्चा उनके से। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन को सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, और सरकार को बजट निकालना चाहिए कि इस महिला को के एम्पावरमेंट के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो उनके सशक्तिकरण पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे शरीर को रौंदा जाना। अगर आप किसी प्रोस्टिट्यूट से बात करें तो वो लोग अपने काम को ग्लोरीफाई करते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर समाज का क्या होगा, दूसरे के साथ बुरा होगा। लेकिन वो ये नहीं देखती हैं, ये भूल जाती हैं कि शायद उनके शरीर के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो ग्लोरीफाई इसलिए करती हैं। हमारे यहाँ अगर आप उस पॉइंट उनकी बातों को जब आप सुनिएगा
तो जब कोई आदमी जेल एक बार चला जाता है ना, तो फिर उसको जेल से डर नहीं लगता है ना। वो हर कांड कर देता है, कहता है जेल ही तो जाना है। प्रोस्टिट्यूशन भी वही है, शरीर एक बार बिक जाए, एक बार रौंद दिया जाए तो शर्म खत्म हो जाती है। तो आगे कुछ ऐसा प्लान है कि मतलब कुछ करना हाँ, है मैं सोचती हूँ, के लिए? अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ रिसोर्स रहे तो मैं जरूर उनके लिए काम करूंगी और उनको अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि ये ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। समाज ने ही तुमको बनाया है, मैं मानती हूँ समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कई लड़के जो हैं लड़कियों को बेच आते हैं जाकर और ऐसा भी होता है, तो गलत है, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। चाहे मैं करूं, चाहे कोई भी संस्था करे, करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कि वीडियो में देखा है कि किस तरीके से आप जितनी भी आपके संस्थान में महिलाएं हैं उनको किस तरीके से आप एम्पावर कर रही हैं, उनको पढ़ाती हैं, इवन उनको बुलाती हैं कि आप 5 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दो, उनका इंटरव्यू भी कराती है। वो सारे वीडियोस मैंने देखा है। तो फिर मतलब किस तरीके से उनको ट्रेन करती है और उन लोग में ऐसा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ मुझे सीखना है? देखिए, मैं कहती हूँ कि आज के समय में जब हम 2026 में हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो स्किल की है। और हमारे बच्चे स्किल्ड नहीं हैं, हमारी लड़कियां स्किल्ड नहीं हैं। हमारी लड़कियों को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि अगर यही रवैया उन्होंने अपने एजुकेशन का, अपने करियर का रखा तो कहीं नहीं पहुंचने वाली हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चियां स्किल्ड हो जाएं। बच्चियों को किसी न किसी प्रकार का हुनर होना चाहिए, बच्चियों को बात करने आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो वीडियोस आपने देखे हैं वो लड़कियां, आज की लड़कियां हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना वो एक लाइन इंग्लिश सही से बोल पाती है, ना वो एक लाइन हिंदी बोल पाती हैं, ना उनको कुछ आता है। डिजिटल लिटरेसी हमारे यहाँ मतलब आप कह सकती हैं कि नेगेटिव है, इतनी खराब स्थिति है बच्चियों की। तो इसीलिए हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, अलग अलग हुनर उनको दे रहे हैं, अलग अलग टैलेंट से जोड़ रहे हैं कि तुम इंटरव्यू कैसे फेस करोगी, कहीं नौकरी के लिए जाओगी क्या बात करोगी, तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि मे आई कम इन कैसे बोलना है। तो हम इसलिए उस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं बच्चियां स्किल्ड, बच्चियां क्या, बच्चे भी स्किल्ड नहीं। हमारी जो यूथ है ना वो एकदम डम है, उसको कुछ न करने में इंटरेस्ट है। और ये जो हम रोना रोते रहते हैं ना कि नौकरी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं। आप उस लायक नहीं हो, आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो और आप उस लायक बना कहाँ रहे हो खुद को। तो बच्चों को स्किल्ड होना पड़ेगा। सरकार भी प्रयास कर रही है, हम लोग भी प्रयास करते हैं, बट माइंड सेट तो आपको ही बदलना होगा ना। तो ये पीढ़ी थोड़ी सी इसे सही डायरेक्शन की जरूरत है, इस पीढ़ी को। तो अभी जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में इतना बात होता है, इतना चर्चा होता है महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो कैसे अभी आपके हिसाब से और किस क्षेत्र में महिलाओं को अपलिफ्ट करना अभी भी बाकी है? देखिए, ये जो महिला सशक्तिकरण वर्ड है ना, ये मुझे समझ ही आज तक नहीं आया। महिलाएं सदियों से सशक्त थी, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत नहीं थी, महिलाओं को अशक्त बनाया गया और फिर उनको सशक्त बनाया जा रहा है। अगर पिछली कहानी को आप देखेंगे ना तो महिलाएं पहले भी सशक्त थी। महिलाएं खेतों में भी काम कर लेती हैं, महिलाएं घर भी चला लेती हैं, महिलाएं ऑफिस में भी काम कर लेती हैं। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब सिर्फ एक, ठीक है आप उसको एम्पावर करिए। महिलाओं को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, उनको आप इतना आजादी दीजिए कि वो अपने लिए निर्णय ले सकें। आप देखेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस महिलाएं नहीं लेती हैं। आप देखेंगे कि घर खरीदने का डिसीजन महिलाएं नहीं लेती हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई बेटी की शादी करने की बात हो, डिसीजन महिलाएं नहीं लेती हैं। उनका जो दायरा है वो तय कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट अगर बात कर लें कि महिलाएं इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हमने उनके पावर को सीज कर रखा है। उसको उड़ने दो, वो 10,000 रुपए कमाती है, उसको बोलो कि तुम सोचो अपने बारे में, तो वो हम नहीं करते। हम उनको छोड़ नहीं रहे, हमने नकेल कस रखी है। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर अगर देखा जाए तो पुरुषों ने महिलाओं की नकेल कस रखी है, और फिर जब वो नकेल धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाएं सशक्त थी। हाँ, महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, महिलाओं की लिटरेसी लेवल खराब है, महिलाओं को एम्पावर होना जरूरी है, और महिलाओं को
हुनरमंद होना जरूरी है। हर महिला ने ग्रैब जी। किया है योजना, तो सरकार की योजनाएं महिलाओं तक पहुंचती भी हैं और पहुंचाने के माध्यम भी बहुत अच्छे सरकार यूज करती है, वो 1 to 1 लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, उसको सही डायरेक्शन में कैसे यूज कराना है, वहां पर थोड़ा सा सिस्टम फेलियर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा इंटरनल जो डिपार्टमेंटल चीजें जो है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो और अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि इंटरनल थोड़ी इश्यूज हैं, हर विभाग में है, काम होता है लेकिन बहुत यही होता है, इस वजह से दिक्कत होती है, नहीं तो पहुंचती तो है योजना। तो जिन महिलाओं के लिए आपने इतना कुछ किया है, उनकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है और आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब देखती हैं आप कि वो महिला यहाँ से यहाँ आई है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरे घर में एक महिला आई थी काम करने के लिए। तो मैंने उसकी सैलरी मैंने कहा था मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगी, ठीक है। जब वो मेरे पास आई थी बहुत ही खराब स्थिति में थी। उसकी 2 बेटियां थी और उसका हस्बैंड इतना नहीं कमाता था कि वो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर सके। दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो रही थी। आज मैं आपको बताऊं कि उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर ली है। आज इतनी अच्छी शादी करी उसने अपनी कमाई से और इतना बढ़िया उसने अपने आप को चेंज किया और अपने परिवार के लिए उसने किया। आज उसकी दोनों बेटियों के बच्चे हो गए हैं। हाँ। उसको देखकर, और वो सिर्फ मेरे यहाँ काम करती रही, मैंने सैलरी बढ़ाई, मैंने लोगों से उसको जोड़ा, मैंने उसकी मदद करी। उसकी बेटी की शादी में ऑलमोस्ट लोगों से मैंने 60,000 रुपीज की मदद कराई, पूरा खाने का खर्चा एंड ऑल दैट सब दिलवाया। और इतना अच्छा लगता है उन महिलाओं को जो मेरे यहाँ काम करती है, उनका जीवन बदलते देखकर। तो मैंने तो बहुत लोगों को देखा बदलते और खुशी होती है कि हम शायद माध्यम बन रहे हैं और अच्छा है, समाज बदल भी रहा है। और देखिए, जिसमें डिजायर है ना वो तो बदल ही जाता है। सही बात है। अच्छा, तो जैसे आप महिलाओं के लिए भी तो करती ही है इतना, लेकिन बच्चों पर भी इक्वल ध्यान देती हैं। तो बच्चों में जैसे सबसे ज्यादा परेशानी जो आ रही है, जैसे वो कुपोषित वाले जो कुपोषण का जो समस्या है वो आता है, तो फिर मतलब सरकार को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनको क्या कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए? देखिए, कुपोषण तो हमारे यहाँ की एक समस्या, मैंने बताया आपको कि 63% तो हमारे यहाँ महिलाएं ही हैं, बहुत खराब स्थिति है। लेकिन होता क्या है ना कि कुपोषण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो शायद उन बच्चों तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती हैं जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरी बात कि हमारा जो खान पान है ना वो इतना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक हो चुका है कि जो बच्चे पोषित थे भी वो भी कुपोषित हो गए हैं। आपके और हमारे घर के बच्चे देखिए ओबेसिटी का शिकार हो गए, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं। हाँ। और वो तो उनको तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ। तो उनको तो डबल मार पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं जब खाना खिलाती हूँ साईं की रसोई के माध्यम से भी, तो मेरा ये प्रयास होता है कि खाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हर चीज ऐड होना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट फूड उन तक जा पाएगा। तो स्वाद के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। लोग खाना बांटते हैं, अपने खुशी से जो खाना आपको पसंद है आप बांट देते हो, मगर उससे उसको क्या फायदा हुआ आपने नहीं देखा। आपने चॉकलेट बांट दिया, उससे बच्चों को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसको कोई फल दे दोगे ना, उसको फायदा होगा। तो यहीं पर माइंड सेट काम करता है। हम सब लोगों को अपने घर में भी आपको देखना है कि आपके घर में क्या हेल्दी हैबिट्स बदलने की जरूरत है। तो इस तरीके से कुपोषण से लड़ा जा सकता है। कुपोषण से सरकार की योजनाओं के भरोसे खाली लड़ना मुश्किल है। तो आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है इस पे? जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्कूलों में जाकर पोषण मेला लगा देते हैं। अब जब पोषण मेला लगाते हैं तो पूरे गांव को आमंत्रित करते हैं। अब गांव को आमंत्रित करके आप कहेंगी कि क्या करते हैं, हम उन्हें स्प्राउट्स बनाकर खिलाते हैं। वहीं पर लाइव स्प्राउट्स बनता है, एक एक प्लेट देते हैं और ये कहते हैं हाँ भाई वही बनता है। और वो कहते हैं कि आपके घर में ये सब है, तो हाँ है, तो आप खाते हो उसको? तो नहीं मैडम, तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। उनको सिखा दिया। हमने मोरिंगा के पूरे पत्ते तोड़कर हम ले आए, हम सहजन के पत्ते ले आते हैं। हम उनको बताते हैं कि आप घर में दाल बनाते हो, तो हाँ, तो दाल में क्या क्या डालते हो? तो नमक हल्दी डालते हैं, फिर छौंक देते हैं, 4 पत्ता मोरिंगा डाल दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ सब कुछ है। तो हम लोग उनको लाइव लोकल रिसोर्सेस से, हम कहते हैं मकई की रोटी खाते हो,
तो अरे मैडम होता है लेकिन कोई नहीं खाता है, उसको थोड़ा टेस्टी बनाओ, उसको हाँ, थोड़ा उसको ऐसे टेस्टी करो, बनाओ। मिलेट्स को थोड़ा टेस्टी बना के खाओ। हम्म, फिर हम उनको बताते हैं, फिर हम उनको रागी का खीर है तो फलाना है तो ढिमकाना है, सब हम उनको लाइव करते हैं। तो लाइव करने से बहुत असर होता है। फिर बच्चों को बुलाते हैं, फिर बच्चों को मॉडल किचन गार्डन बनाते हैं उनके स्कूल में, लाइव करके दिखाते हैं, बच्चों को बीज लगवाते हैं कि देखो तुम्हारा वाला बीज जब होगा ना तो फिर तुम मेरे को फोटो भेजना। तो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जैसे स्कूल की जितनी काम खाना बनाने वाली थी, हमने सबको बुलाया, हमने बताया कि आप मोरिंगा का पत्ता दाल में डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, तो मैडम इससे फायदा होगा। उन्हें बहुत फायदा होगा भाई। तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में, तो उनको पता नहीं है कि इसका क्या फायदा है। तो ये होता है कुपोषण दूर करने का तरीका। तो ये लेकिन ऐसे हम लोग काम करते हैं कि उनके बीच जाकर उनकी चीजों से, जैसे आप सैनिटरी पैड की बात करें तो हम कभी नहीं कहते कि तुमको सैनिटरी पैड यूज करना है, हम ये कहते हैं कि कपड़ा भी एक तरीका है। हम उनको कॉटन कपड़े से पैड बनाना सिखाते हैं और कहते हैं इसको यूज करो। कॉटन कपड़ा लाओ और फिर उसको बिल्कुल पैड की तरह बनाते हैं। और उसके बाद हमने लाखों पैड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कपड़े का, कॉटन बना के आपके हमारे घर के कपड़ों से बनाया, उनको बांट दिया। जब उनको 7-7 पीस दिया, उसको वो धोती हैं, यूज करती हैं, सुखाती हैं, रीयूजेबल हो जाता है वो। तो ये वो क्या मतलब हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर उसको बार बार यूज कर रहे हैं? देखिए, जब आप किसी चीज को धोकर, कॉटन को धोकर धूप में सुखा देते हैं तो धूप में सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो ये अपने आप में ही एक गलत कॉन्सेप्ट है कि उससे कीटाणु आएंगे। कीटाणु गंदे कपड़े से आते हैं। कीटाणु अगर आते हैं तो सिंथेटिक कपड़े से, कपड़ा अगर भींगा हुआ है तो उससे। अब तो पैड की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन महिलाएं थोड़ा अवॉइड आज भी करती हैं, वो कपड़ा ही यूज करना प्रेफर करती हैं जो शुरू से करती हैं। तो हम उनको एक सिस्टम बताते हैं कि देखो सिंथेटिक ये है, इसको नहीं यूज करना, कॉटन यूज करो। ये भी चीज हो जाता होगा कि लाइक अगर तुम जहां तुम अपने हेल्थ से 100% कॉम्प्रोमाइज करी थी, तुम 50%। अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे बिहार में गरीबी है। तो आप ये नहीं बोल सकते एक घर में 5 लोगों को पीरियड्स आता है तो वो 20 पैड यूज करें, दिक्कत है। तो आप फैमिली इनकम भी देखेंगे ना। तो हम उनको लोकल चीजों से ही बताते हैं कि तुम इससे यूज करो ना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मान लो शुरू के 2 दिन फ्लो होता है तो आप पैड यूज कर लो, फिर कपड़ा यूज कर लो, तो ऐसे ऐसे करके यूज करो। तो इस तरीके से अवेयरनेस हमको लगा, अभी तक का मेरा अनुभव कहता है हर फील्ड में अवेयरनेस की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। तो आपके काम के दौरान कुछ ऐसा हाईली इमोशनल इंसिडेंट आपके साथ कुछ हुआ, लाइक अगर बच्चे को देखी हो, आपको ऐसे आंख भर आई हो, या फिर किसी महिला के कहानी को सुन के आपको ऐसा लगा हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? कई बार होता है, कई बार होता है। उनके दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। एक बार मैं ट्रैवल करके पटना ही आ रही थी, उस समय साईं की रसोई शुरू नहीं हुई थी, रात के 12 बज रहे थे। अच्छा। और हम गुजर रहे थे एक स्लम के पास से, तो मैंने देखा कि बच्चे अभी भी दौड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इस बच्चे का पेट भरा हुआ होता तो ये दौड़ रहा होता, ये तो सो गया होता अभी। तो एज अ मदर मैंने सोचा कि अगर मेरा बच्चा भूखा सो जाएगा तो मेरे को कितना तकलीफ होगा। ऐसे ही आज इसकी माँ को हो रहा होगा, शायद इसका पेट भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पेट भरा हुआ बच्चा तो आराम से सो जाएगा, 12 बजे रात तक जगने का कोई मतलब नहीं है। 5 साल 7 साल का बच्चा है। वो चीज मेरे को बहुत अंदर तक टच कर गया था। और कहीं ना कहीं साईं की रसोई शुरू करने के पीछे वो एक घटना आई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब किसी महिला ने फोन करके बोला कि मैडम आपके वजह से बहुत बहुत मेरे लाइफ में बदलाव आया, या मुझे ये चीज आज हम 2 पैसा कमा पा रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी महिला जिसको हमने कुछ सिखा दिया, हमने उनको, अभी एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी कि कब खुशी होती है। कुछ महिलाओं को हमने झाड़ू बनाने की ट्रेनिंग दी थी। तो झाड़ू बनाने की ट्रेनिंग दी और 10 महिलाओं को दी, उसमें से 9 बैकआउट हो गई, क्या हम नहीं करेंगे। एक महिला को वो काम समझ आ गया और उसने हमसे बोला कि थोड़ी मदद करिए। हमने उसको 10,000 रुपया अपनी तरफ से और 10,000 का उससे रॉ मटेरियल खरीदवाया, उसके भी पैसे लगवाए ताकि उसका इंटरेस्ट रहे, ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे ये करना है अच्छे से। उसने झाड़ू बनाया और उसने झाड़ू को लोकल में बेचा, उससे उसको पैसे कमाए हुए। उसने फोन किया और उसने एक लाइन बोली कि भाभी आपके वजह से ना
हम एक ऐसा काम करने लगे हैं जो काम उनको बहुत अच्छा लग रहा है और जिससे मेरे को पैसा आ रहा है, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो और हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपको मतलब विमेंस गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एसएमई ऑपरेशन का मतलब ये सब एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आप हमें हमारे साथ शेयर करिए और ये भी बताइए महिलाओं को, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो दर्शक है, कि कमाना कितना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने 2013 में हमने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे बिहार में बहुत कम महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग में थी। चूंकि मेरे हस्बैंड गारमेंट्स बिजनेस में ही थे, तो मैंने कहा कि हम अपना करेंगे। फिर हमने गवर्नमेंट के सपोर्ट से और लोन वगैरह लेकर शुरू किया और एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें हम महिलाओं के गारमेंट्स बनाते थे। उस वक्त लेगिंग्स एक प्रोडक्ट हुआ करता है, वो बनता था हमारे यहाँ और बहुत बहुत अच्छा चला वो। मतलब हमने बहुत कुछ उससे अपना हम नाम तो कमाए ही, साथ में बहुत अच्छा काम भी किया। महिला उद्योग से मैं जुड़ी थी और मुझे फील हुआ कि महिलाओं को सशक्त बनाना, देखिए कोई किसी को सशक्त बना नहीं सकता है, लेकिन वो देख देख कर जरूर बनता है ना, किसी को देख रहा है तो बना। तो मैं हर महिला को ये बात कहती हूँ कि मैं खुद एक बिजनेस वुमेन रही हूँ, उतार चढ़ाव मेरे भी काम में आया, बहुत कुछ बदला हमारे बिजनेस में भी, चीजें बदली, बहुत लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आप देखिएगा कि महिलाएं जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, डूबने के डर से। बहुत लेंगी ना तो 5 लाख का, उससे ऊपर तो और उसके बाद अगर वो 5 लाख डूब गया तो पति के उलाहने से ही फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि तुमने डुबा दिया। वो लाखों डुबा देगा। पुरुष की प्रॉब्लम ये को लाखों डुबा दे, वो कंसिडर हो जाता है। लेकिन अगर महिला हजारों डुबा दे तो उसका उलाहना पूरा जीवन सुनती है। सही बात है। तो ये वाला जो एक बैरियर है ना, ये तोड़ने की जरूरत है। कुछ महिलाएं हमेशा कहती हैं कि इसीलिए महिलाएं अचार पापड़ से ऊपर नहीं उठ पाती हैं। बात भी सही है, क्योंकि डर लगता है अगर डूब गया तो। अगर मैंने अभी हाल में हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है, वो भी आपको बोलेगा कि तुम्हारी वजह से देखो इतना पैसा डूब गया। हाँ, हमने अभी 18 लाख रुपए डुबाए काम में अभी हाल में। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि तुमने 18 लाख रुपए डुबा दिए। मैंने ये कहा कि अगर ये काम आप कर रहे होते तो भी डूब सकता था। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि मैं सभी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, तुम अपनी फितरत मत छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। लोग तुम्हारी क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तुम अपना काम मत छोड़ो। अगर तुम एक कुशल गृहिणी हो तो तुम उसमें ही कुशल बनो। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हो, बाहर जाकर भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन काम करो, पैसा बनाओ और अपने शौक पूरा करो और परिवार का शौक पूरा करो। और ये जब करोगी ना तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। जिस दिन मेरा एक ही सपना था कि मैं जब भी मार्केटिंग करूं अपने पैसे से तो प्राइस टैग न देखूं। मेरा बड़ा ये था। और जब मेरा बड़ा पैसा आया तो मैं गई शॉपिंग करने। तो मैंने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करी, बच्चे के लिए शॉपिंग करी, और मैं सबको एक ही बात बोल रही थी, प्राइस टैग कोई नहीं देखेगा, सिर्फ डिजाइन देखा, जिसको पसंद है वो पसंद है बस उठा लेना है, ले लेना है। हाँ, तो वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी डे होता है और के लिए। तो ये है, सबको कहना चाहते हैं कि काम करो, खुश रहो। प्रिंसिपल भी रह चुकी है ना 10 साल के लिए, एज अ प्रिंसिपल आपने सर्व किया है और अपने ही स्कूल में सर्व किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है मतलब प्रिंसिपल रह के? और बच्चे तो आपसे एकदम नहीं डरते होंगे, इतनी स्वीट हैं आप। नहीं, मैं स्वीट नहीं हूँ, मैं एज अ टीचर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे से बच्चे बहुत डरते थे। हाँ, हमारी जो फ्रेंड है पल्लवी, उनसे नहीं डरते थे। मेरी खुद की बेटी मेरा क्लास अटेंड नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी, तो बच्चे बहुत डरते थे। लेकिन अगर आप 2 काम कर रहे हो और अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो एक आदमी को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। अगर मैंने कह दिया और मैं मुझे बहुत दिन सुनती रहूंगी, लेकिन अगर मुझे थोड़ा एग्रेशन आ जाए तो मैं वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी, इसीलिए शायद इतने दिनों तक चला। और बच्चों के साथ मैंने बहुत बच्चों को ठीक भी किया है। कई बच्चे ऐसे थे ना, वो जानबूझकर घर में उनको एकदम से बर्बाद करके लाते हैं प्ले स्कूल में, और उसके बाद वो बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है, वो गलत चीज को, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, तो मैंने बहुत बच्चों को सुधारा। तो अपने प्रिंसिपल वाले एटीट्यूड में भी आ बहुत सुधारा। और आज भी वो बच्चे आज वो बच्चे कहते हैं, जब वो कहीं अच्छी जगह
जगह होते हैं तो आज वो मुझसे मिलने में आते हैं। मैंने शुरुआती करियर मेरा था, मैंने 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, तो वो तीनों बच्चे, आज एक बच्ची सीए है और 7 बच्चे सेटल्ड हैं, तो वो आज भी जब मुझसे मिलती है तो वो हिंदी मीडियम से एकदम से आई थी गांव से, और मैंने उनको पढ़ाया, और आज जब बच्चे सेटल्ड हो गए तो आज भी वो मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं कि मैम अगर आपने स्ट्रिक्ट नहीं एक्शन लिया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। तो ये अचीवमेंट होता है, अच्छा लगता है। तो पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बात करती हूँ बहुत है, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत हूँ। तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा अमृता जी कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है ये काम को जारी रखने के लिए, मतलब समाज सेवा करना है? देखिए, समाज सेवा ही सिर्फ मेरी आदत है, मैं सोचती बहुत हूँ, और ना मुझे ना नए नए आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को जब तक जीना चाहिए ना, उसको हर दिन कुछ नया सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही ढर्रे पे जीते हो, जैसे मैं बहुत टेंशन में रहूंगी तो मुझे कुछ नया आइडिया आएगा। जब मुझे लगता है कि हमेशा ना आपको अपने दिमाग को चलाते रहना चाहिए, और समाज ने आपको जो भी दिया समाज को किसी न किसी रूप में लौटा देना चाहिए। तो यही जज्बा मेरे अंदर रहा। मैंने समाज सेवा इसलिए ऑप्ट किया कि मुझे लगा था कि अगर मैं किसी एक प्रोफेशन में जाती तो शायद मैं इतना नहीं लौटा पाती समाज को जितना अभी लौटा पाई हूँ। आज 10-15 लाख बच्चियों और महिलाओं तक अगर हम पहुंचे, और आज इतने सारे लोग पर डे 200 लोग अगर 9 साल से खाना खा रहे हैं, तो ये दायरा मेरा कभी नहीं बनता। कुछ ना कुछ इनोवेशन अपने लाइफ में करते रहो। बच्चों को पढ़ाना भी एक काम है, वही कर लो। तो टाइम पास करके लेजी बनने से कोई फायदा नहीं है, और उम्र बीत जाने के बाद अफसोस के सिवा कुछ नहीं हाथ आता है। इसलिए सभी औरतों से कहूंगी कि काम करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, जो समझ में आए करिए, बट करिए जरूर, पड़े मत रहिए, और समाज को जरूर कुछ न कुछ वापस कीजिए। समाज बहुत बड़ा है, आपके द्वारा बनाया हुआ समाज, और उसी में रहना है, तो आप जरूर वापस करिए। कम से कम अच्छा इंसान बनकर ही वापस कर दीजिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजों पर हमने बातें की, बहुत सारी, मेनोपॉज हो गए, पीरियड्स हो गए, उससे रिलेटेड मिथ्स हो गए, या फिर मैरिटल रेप हो गया, महिलाओं के लिए हम लोगों ने बात की, बच्चों से रिलेटेड कई सारे हमने चर्चा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और बहुत सारी बातें सच में हुई हैं, बहुत मुद्दों पर हुई हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, तो थैंक यू सो मच। चलिए, अगर आप भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।